हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज लोकेशन थोड़ी चेंज है। क्योंकि मैं आ चुका हूँ, अगर आप बेंगलोर के स्टाइल में गए तो मैं आ चुका हूँ अपने गांव। अब यहाँ पे गांव का मतलब होता है नेटिव। गांव का मतलब विलेज नहीं है। तो अगर आप न्यूयॉर्क से बेंगलोर जाएं तो बेंगलोर वालों के लिए न्यूयॉर्क आपका गांव रहेगा। तो मेरा और अभिषेक का गांव एक ही है। हमारा गांव है इंदौर। हेलो अभिषेक। नमस्ते और स्वागत है आपका इंदौर में। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब चेंज की बात हो ही रही है, तो आज का टॉपिक भी चेंज से रिलेटेड है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कैसा चेंज है, क्या चेंज है? अभिषेक के पास स्लाइड्स हैं जो अभिषेक शेयर करने वाले हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। जी हाँ, हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो कि लास्ट वीक जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया है। तो हम समझेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है, और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके की हाइलाइट्स क्या है। और जैसे कुछ भी पॉलिसी बनती है तो उसके प्लस पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जो क्रिटिक्स होते हैं उनका कुछ अपना पॉइंट रहता है कि इस पॉलिसी में और क्या बेहतर हो सकता था, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ 5-6 फैक्ट्स है जो एक प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है। एजुकेशन पॉलिसी होती है कि एक फ्रेमवर्क होता है जो कि आपके देश में स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसकी दिशा और दशा क्या हो वो निर्धारित करता है कि हमें किस तरह का एजुकेशन हमारे देश में देना है, और किस डायरेक्शन में हमारे एजुकेशन का क्या विजन है, तो हम उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। वो एक ये डॉक्यूमेंट देता है, तो बताता है कि हम ये क्या अचीव करना चाहते हो, कैसे अचीव करेंगे। तो हम इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक 1947 से लेकर अभी तक की बात करें, तो ये जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई वो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इसके पहले जो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। उसके बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में। और अब 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है। यानी आफ्टर 34 ईयर्स हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अब चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल लेवल पे किस तरह का जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी उसमें चेंजेस आने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि जो भी हमारा एजुकेशन जो स्कूल का जो सिस्टम है वो है 10+2। यानी फर्स्ट से लेकर 10 तक एक सिस्टम रहता है, फिर 11-12 में एक आपका जो पढ़ाई का सिस्टम है बदल जाता है। अब इसको चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। यानी स्टार्टिंग में एज 3 से लेके 8 तक, यानी नर्सरी, LKG, UKG, KG1, सॉरी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, ये रहेगी फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद अगले जो 3 साल है, यानी एज बच्चे की जो 8 से लेके 11 तक, यानी क्लासेस हो जाएगी आपकी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये रहेगी प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद मिडिल स्टेज, जहाँ पे बच्चे की एज रहेगी 11 से 14, और क्लासेस रहेगी 6, 7, 8। और जो लास्ट के जो 4 साल है वो रहेगी सेकेंडरी एज। उसमें जो बच्चे की एज रहेगी वो रहेगी 14 to 18, और जो क्लासेस रहेगी 9, 10, 11 एंड 12। और इसके साथ इसमें ये एम्फेसिस किया गया है कि जो बच्चों की जो अप टू क्लास फिफ्थ बच्चे को मदर टंग में पढ़ाया जाए, या जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाए, इस पॉलिसी में कहा गया है। बट जो इस पॉलिसी क्रिटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मदर टंग में पढ़ाते हैं, सपोज हम MP में रहते हैं और यहाँ की जो मदर टंग है वो हिंदी है, और तो बच्चों को आप हिंदी में पढ़ाते हैं, तो और आप जैसे आपको पता है कि जो इंग्लिश है वो एक पूरी यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है। अगर आप बच्चे को फिफ्थ तक केवल मदर टंग में पढ़ाएंगे, उसके बाद सिक्स से अगर आप दूसरी लैंग्वेज पढ़ाना चालू करते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ाना चालू करते हैं, तो बच्चे को नई लैंग्वेज सीखने में टाइम लगेगा। और उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि सपोज करो कि अभी एक बच्चा है वो MP में है, और कल उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर सपोज करो महाराष्ट्र में हो जाता है, जाके मदर टंग मराठी है, तो बच्चा भी हिंदी में पढ़ रहा था, कल फिर नेक्स्ट ईयर से उसको ट्रांसफर अगर महाराष्ट्र में हो गया तो नेक्स्ट क्लास से उसको मराठी में पढ़ना पड़ेगा, जो कि उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जो चौथा इसका यहाँ मैं एजुकेशन का जो एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हम लोकल लैंग्वेज को स्टेट लोकल लैंग्वेज मराठी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट पे ये अप्लाई करे। कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज तो है ही, पर तुलु लैंग्वेज भी है।
तो राइट। स्टेट लेवल पर एक मदर टंग होना ये भी हर स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है। राइट। तो वो एक स्टेट में कई लैंग्वेजेस भी हो सकती है, तो मदर टंग में पढ़ाना या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। उसके साथ उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम पे इम्फेसिस कम किया गया है। पूरा जो सिलेबस है स्कूल का उसको कम किया जाएगा, और ज़्यादा जहाँ तक है प्रैक्टिकल लर्निंग पे एक फोकस किया जाएगा। जैसे इसमें प्रपोजल है कि फ्रॉम क्लास 6 एक वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स स्कूलों में ऑफर किया जाएगा। सपोज कीजिए कोई बच्चा है, अगर उसको कारपेंट्री सीखना है तो कारपेंट्री सीख सकेगा, अगर अगर लाइट का काम सीखना है लाइट का काम सीख सकेगा। तो एक डेडिकेटेड कोर्स होगा कि अगर मुझे कारपेंट्री सीखना है तो मैं कारपेंट्री सीख सकता हूँ। और स्कूलों में मुझे इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे अभी कॉलेजेस में इंटर्नशिप होती है, तो स्कूलों में फ्रॉम क्लास 60 अगर आपको कारपेंट्री का कोर्स सीखना है तो आप उसमें सिखा जाएगा। साथ ही साथ आप किसी भी पास की किसी फैक्ट्री में या शॉप पे जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप काम भी सीख सकते हैं। दूसरा जो है जिसमें पॉलिसी में जो फोकस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। अभी क्या होता है कि अगर 11th में मैंने कुछ सब्जेक्ट लिया है, अगर मैंने मैथ्स लिया है 11th में जाकर सब्जेक्ट जब अपन हम चूज करते हैं, तो मैंने मैथ्स लिया है तो मुझे मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा, मुझे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरा मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट है तो मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता हूँ। पर इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रपोजल है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अगर मुझे मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मैं वो भी पढ़ सकता हूँ। अब कॉलेज लेवल की बात करें, हायर हायर एजुकेशन में बात करें, तो हायर एजुकेशन में क्या क्या इस पॉलिसी में चेंजेस है। तो सबसे पहला जो चेंजेस है कि अभी जो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, इंडिया में दो बॉडी है, एक यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईसीटी। अब इनको रिप्लेस करके एक कॉमन बॉडी बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो इंडिया का एजुकेशन हायर एजुकेशन जो सेक्टर है वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ सकते। तो अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में आ सकेगी। इसमें ये प्रपोज किया गया है कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है वो इंडिया में अपने कैंपस ओपन कर सकती है। बट इसमें भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उनकी डेफिनेशन क्या रहेगी। उसके बाद जो बैचलर्स प्रोग्राम होता है वो अब 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम भी आपको ऑफर किया, कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी। और उसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट भी रहेंगे। सपोज कीजिए कि मैं अगर बीएससी कर रहा हूँ और आफ्टर 1 ईयर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को बीएससी नहीं करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट बीएससी की बजाय मेरे बीए में है, तो मैं 1 साल बाद अपना कोर्स बीएससी से बीए भी चेंज कर सकता हूँ। और जो मैंने पढ़ाई करी जो करी है 1 साल वो वेस्ट नहीं होगी। उसमें एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, नहीं जो आप जितना भी आपका जो भी आपका कोर्स आपने सीखा है वो पूरा पूरा आपके स्कोर एक क्रेडिट बैंक में चले जाएंगे, और लास्ट में जब आपकी फाइनल डिग्री बनेगी उसमें वो जुड़ जाएंगे। इसमें ये भी एक प्रपोजल है कि अगर सपोज करो आपने 1 साल का अगर कोर्स करा है, किसी से 4 साल का कोर्स है, उसमें से आपने 1 साल का कोर्स किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल का कोर्स करके आपने अगर कोर्स छोड़ दिया है तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। 3 साल का कोर्स पूरा किया है तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी उस कोर्स की। और उसके बाद जो दूसरा है वो मास्टर डिग्री का जो प्रोग्राम होते हैं उसमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गई है कि अगर आपका जो बैचलर प्रोग्राम है अगर वो 3 साल का है तो आपका 2 साल का मास्टर प्रोग्राम रहेगा। अगर आपका बैचलर की प्रोग्राम जो बैचलर प्रोग्राम वो 4 साल का है तो आपका 1 साल की मास्टर डिग्री रहेगी। यानी टोटल 5 ईयर्स में आपका बैचलर प्लस मास्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा इसमें एमफिल जो प्रोग्राम होता है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है, आप डायरेक्ट मास्टर करने के बाद पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो प्रपोजल है वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप करने का है, जो कि अगर अभी देखिए अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए आपको जो स्टाइपेंड मिलता है या जो फिर पैसा खर्च होता है वो अरेंज करने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रहेगा जहाँ पे एक फंड करेक्शन किया जाएगा। अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए जो भी आपको खर्चा लग रहा है, जो भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो ये फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। अब इस एजुकेशन पॉलिसी की लिमिटेशन क्या है? देखिए ये जो पॉलिसी आई है हम ऑन पेपर देखें तो बहुत ही अच्छी, इसमें कई जो आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस लाने चाहिए थे वो प्रपोज किए गए। पर इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो एजुकेशन रहता है वो स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का सब्जेक्ट रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी प्रपोज कर दी है। अब जैसे कई स्टेट है जैसे कि बेसिकली
कैरियर हुआ जहाँ पे लेफ्ट की गवर्नमेंट है या दूसरे पोजीशन पार्टीज है, वो ये अपोज कर रही है कि आपने इसमें स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन नहीं ली है। तो अब देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अपने अपने स्टेट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें 3 लैंग्वेज का प्रोविजन था कि आपको 3 लैंग्वेज बढ़ाना पड़ेगी। बट तमिलनाडु ने वो जो प्रोविजन था वो हमने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसी तरह से भी देखना होगा कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है हर स्टेट अपने अपने लेवल पे कितनी तरह से और किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। अब कुछ ग्राउंड रियलिटी बता दें जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या कमियां हैं, बेसिकली स्कूलों में क्या क्या कमी है। तो सबसे पहले हम जितने भी स्टेट के यानी जो भी सरकारी राज्य सरकारों के स्कूल है की बात करें तो उसमें से एक स्टडी की गई थी। तो उसमें ये पाया गया था कि हर समय 4 में से अगर टोटल 4 टीचर्स है तो हर समय उसमें से एक टीचर हमेशा एब्सेंट मिलेगा, यानी 3 टीचर ही स्कूल जाते हैं रेगुलरली। उसके बाद जो 2 टीचर प्रेजेंट भी है स्कूल में, बट उन 2 में से केवल एक ही टीचर जाके क्लास में पढ़ाता है प्रॉपर तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो टीचर नहीं पढ़ा रहा है वो अपनी स्टडी से डिससेटिस्फाई इसलिए नहीं पढ़ा रहा है। इसमें यूपी का एग्जांपल दिया गया है कि यूपी में जो लास्ट ईयर एक जूनियर जो टीचर थी उसकी जो एवरेज सैलरी थी वो थी 48,918 पर मंथ, जो कि जो यूपी की पर कैपिटा इनकम है यानी जो यूपी के हर एक आदमी की एक एवरेज इनकम है उससे 11 गुना ज़्यादा है। एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें सभी स्टेट में देखा गया है कि हार्डली 10% टीचर्स वो टेस्ट पास कर पाते हैं। जो तीसरा फैक्ट है वो ये है कि हम किसी क्लास 5th के बच्चे को उठाए और उनको बोले कि एक पैरा रीड करो आप, तो केवल 50% बच्चे ही वो पैरा रीड कर पाते हैं। और अगर हमको मैथ्स का सम देते हैं वो भी क्लास 2 का 5th के बच्चे को, ये क्लास 2 का मैथ्स का सम है आप इसको सॉल्व करो, तो वो भी 50% बच्चे ही वो क्लास 2 का मैथ्स का सम सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद एक पीसा टेस्ट होता है। पीसा होता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड के बच्चों का असेसमेंट करती है। तो ये असेसमेंट होता है साइंस, रीडिंग और अर्थमेटिक्स की बेसिस पे। जब इंडिया ने लास्ट टाइम भी पीसा के जो असेसमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो बच्चों ने टेस्ट दिया था, तो इंडिया के बच्चों की रैंक थी 73 आउट ऑफ 74। तो उस समय की जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसको इतना इन्वेस्टमेंट हुआ था कि उन्होंने ये तब से उस टेस्ट को ही बंद ही कर दिया। तो उसके बाद पीसा टेस्ट स्कूलों में होना बंद हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो बिटवीन 2011 एंड 2018 2.4 करोड़ जो चिल्ड्रन थे जो सरकारी स्कूल में जाते थे उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिए। अब अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें कि अगर अगर हम कोई इंसान अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोलना भी चाहता है, जो कि एक आइडियल एक प्राइवेट स्कूल होता है कि प्राइवेट स्कूल क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो वो इतना आसान नहीं है। अच्छे प्राइवेट स्कूलों की आज कमी भी हमने देखा होगा कि जब भी एडमिशन सीजन चालू होता है तो अच्छे प्राइवेट स्कूलों के बाहर पेरेंट्स की लाइन लगी रहती है। वो क्यों है कि अगर एक बिल्कुल में रूल्स और रेगुलेशन और जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में स्कूल होना चाहिए उस तरह से स्कूल खोलूँ तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 35 टू 125 परमिशन लगती है डिपेंडिंग ऑन स्टेट। हर स्टेट में अलग अलग टाइप की परमिशन लेती है। उसके बाद मुझे जो टोटल टाइम लगेगा कि अगर मैं एक पूरा स्कूल सेटअप करना चाहता हूँ, सब कुछ प्रॉपरली सेटअप करना चाहता हूँ, तो कम से कम मुझे सारा अप्रूवल लगने में, पूरी प्रोसेस करने में कम से कम 5 साल लगेगा और मुझे एक तरह से लाखों रुपए की ब्राइब भी देना पड़ेगी तब जाके मुझे अप्रूवल मिलेगा। तो वो जो रियलिस्टिक एक प्राइवेट एक स्कूल होना चाहिए, तो जिस तरह का एक आइडियल स्कूल होना चाहिए, वो इन सब लिमिटेशन की वजह से बहुत कम प्राइवेट स्कूल है जो कि वो अचीव कर पाते हैं। प्राइवेट स्कूल के टॉपिक पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, वो है उनकी हाई फीस। हमारे यहाँ जो स्कूल लेवल पर फीस है वो बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पब्लिक स्कूल का मतलब एक गवर्नमेंट फंडेड स्कूल होता है। हमारे यहाँ अपने नामों के आगे पब्लिक स्कूल लगाते हैं, जबकि वो पब्लिक स्कूल नहीं होते हैं, वो प्राइवेट। बहुत से देश हैं जहां पर इवन हायर स्टडीज बहुत कम दामों में आप कर सकते हैं,
जो हमारे यहाँ नहीं है। तो इस पूरी पॉलिसी में कहीं भी फीस को लेकर कुछ भी बात नहीं कही गई। हाँ राइट। इसी से मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ पे स्टार्ट करने की परमिशन मिली है। अभी हम देखें, अगर कोई भी स्टूडेंट एक जो टॉप की यूनिवर्सिटी जैसे MIT हुआ, ऑक्सफोर्ड हुआ, यहाँ पे जाके एजुकेशन करना चाहता है, तो मिनिमम एक बैचलर्स डिग्री की फीस लगभग 30 से 40 लाख के बीच में लगती है। तो जब ये एजुकेशन फीस, उसके बाद रहने और खाने का खर्चा तो अलग ही रहता है, तो जब ये बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगी तो उनकी कितनी फीस रहेगी और कितने बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। तो ये सब देखने की बातें हैं जो हम आने वाले सालों में जरूर देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।